वेस्टर्न डोमिनेशन का समय खत्म हो चुका है और अब समय आ चुका है ब्रिक्स के डोमिनेशन का। यह मैं नहीं कह रहा, यह स्टेटमेंट है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, जो कुछ ही दिनों में ब्रिक्स के समिट को होस्ट करने वाले हैं कजान, रशिया के अंदर। इस स्टेटमेंट के चलते हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम समझें आखिर ब्रिक्स है क्या, किस तरीके से वो वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने में फंक्शन कर रहा है और इंडिया के कंटेक्स्ट में ब्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे मैटर्स को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्रिक्स का पुतिन का स्टेटमेंट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ब्रिक्स एंड नॉट द वेस्ट विल ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आने वाले समय में जितना भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को मिलेगा, दैट वुड नॉट बी ड्रिवन बाय द वेस्टर्न इकोनॉमीज, रेदर इट वुड बी ड्रिवन बाय द ब्रिक्स इकोनॉमीज, जिनके बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। तो आखिर एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने अपनी इस बात को, उस बारे में डिस्कस करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिक्स ग्रुप जो है थोड़े ही टाइम में वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को रन करने वाला है, वो एक मेन सेंटर बनता हुआ दिखेगा आपको ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। और जितना भी आपको वेस्टर्न इकोनॉमिक हेजेमनी देखने को मिली है, जो पिछले 300 सालों से फंक्शन करती हुई दिख रही है, उसका अब खत्म होने का समय आ चुका है। उनका मानना है कि हमें ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे आपको देखने को मिल रहा है ब्रिक्स जैसे 5 कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसमें अब नए मेंबर्स भी ऐड हो चुके हैं। वो नए मेंबर्स कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो बेसिकली जो हमारे पास ऑलरेडी 5 एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनके अलावा। आगे देखते हैं हमें ये किस लिए बना है। ये बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस करता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, किसके अंदर? जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर और ट्रेड के अंदर। तो हम चाहते हैं ये जो वेस्टर्न हेजेमनी बनी हुई है, इसे कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके, और अगर काउंटर नहीं भी किया जा रहा है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके बाकी सारी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी। पुतिन का कहना है कि वो एक जो होस्ट करने वाले हैं समिट, 22 से 24 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है रशिया, कजान के अंदर, जिसमें यह बोला गया है कि किस तरीके से इस चीज पर एम्फेसाइज किया जाएगा कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो ग्लोबल जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आसान भाषा में 2-3 चीजें आपको इसमें से याद रखने वाली हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन, जिसमें हमने बोला कि इजिप्ट जुड़ चुका है, इथोपिया जुड़ चुका है, यूएई जुड़ चुका है, ईरान जुड़ चुका है। तो ब्रिक्स एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वेस्टर्न डोमिनेशन को काउंटर किया जा सके। साथ ही साथ समय भी बहुत बेहतर है, 2 दिन बाद 22 से 24 अक्टूबर को आपको यह भी देखने को मिलेगा किस तरीके से रशिया जो है वो ब्रिक्स समिट को बेसिकली होस्ट करने वाला है। इंडियन पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो 2025 का G7 समिट है, जिसमें इंडिया एक मेजर स्टेक होल्डर बनता हुआ दिखता है, बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहां इंडिया का जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग पा रहा है कॉज ऑफ इंडिया टसल विद कनाडा, जो इंडिया और कनाडा के बीच में आपको बिटरनेस देखने को मिल रही है रिलेशंस में। लेकिन कजान में जाना इंडिया का कहीं ना कहीं एक झटका है वेस्ट के लिए, कि इंडिया भी आपको ब्रिक्स साइड इंक्लाइंड होता हुआ दिख रहा है, एससीओ साइड इंक्लाइंड होता हुआ दिख रहा है, रेदर देन द वेस्टर्न हेजेमनिक ऑर्डर, जिसका वो इंडिया को जिसका वो डेफिनेटली पार्ट बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स देखिए, सबसे पहले एक इंसान थे जिनका नाम था, एक आदमी था, एक थिंकर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था जिम ओ नील। वो गोल्डमैन सैक्स के अंदर काम करते थे। उन्होंने बोला दुनिया के अंदर 4 ऐसी इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा फ्यूचर में ग्लोबल ग्रोथ का सेंटर बनेंगी, जो सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनको उन्होंने टर्म दिया ब्रिक, एक्रोनिम दिया ब्रिक, BRIC, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2008 में हमें ऑफिशियली ब्रिक्स की शुरुआत होती हुई दिखती है और 2010 समिट के अंदर उसमें वो साउथ अफ्रीका भी ऐड होता हुआ दिखता है और वो ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स, जिसमें आप साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, 5 ऐसी कंट्री जो वेस्टर्न हेजेमनी और वेस्टर्न डोमिनेशन की वजह से परेशान है और उस हेजेमनिक ऑर्डर को रिप्लेस करने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए आपको एक साथ आती हुई दिखती हैं। अगर देखा जाए पॉपुलेशन के बारे में, तो लगभग 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है। लगभग 40% जनता जो है दुनिया में जो रहती है वो इन 5 कंट्रीज के अंदर रहती हुई दिखती है। इवेंचुअली जैसे जैसे ये और ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो आपको इसका पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए। दूसरी चीज, अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो लगभग 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ दिखता है वो इस ब्रिक
ब्रिक ग्रुपिंग से आता हुआ दिखता है, ब्रिक्स से आता हुआ दिखता है। आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट इज इंडिया, दोनों इसका मेंबर बनती हुई दिखती हैं। ब्राजील काफी तेजी से राइज कर रहा है, ब्राजील इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। रशिया माइट नॉट बी द इकोनॉमिक पावर, मेजर इकोनॉमिक पावर, बट एक वो मेजर मिलिट्री पावर है। तो हम केवल इकोनॉमिक हेजेमनी की बात नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं मिलिट्री हेजेमनी को भी और ट्रेड हेजेमनी को भी काउंटर करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस ग्रुपिंग नोन एज ब्रिक्स। गोल्स क्या क्या हैं जी? कोऑपरेशन गोल्स हैं कि हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। किन किन फील्ड में? ट्रेड के अंदर, फाइनेंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इन जगह कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है किन पर? कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ब्रिक्स के थ्रू जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं विदाउट लेटिंग द वेस्ट एंटर इनटू द डिस्कशंस। काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है किसको? जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको काउंटर करने के लिए भी ब्रिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ये आपको ब्रिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। देयर द टर्म्स, द लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज दे आर रिप्रेजेंटिंग। B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। जो एक ब्रिक्स आपको ग्रुपिंग बनाता हुआ दिखता है जिसकी रेलेवेंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखती है। क्यों बढ़ती हुई दिखती है? रिसेंटली आपको एस जयशंकर जी के एक इंटरव्यू में देखने को मिला था कि उनसे पूछा गया था कि जब ऑलरेडी एक G20 जैसी ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है तो व्हाट वाज द नीड ऑफ अ ग्रुपिंग कॉल्ड ब्रिक्स? जब ऑलरेडी G20 एग्जिस्ट कर रही है तो आपने ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग को इतना बढ़ावा क्यों दे रखा है? तो उनका सीधा सीधा सवाल यह था क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है G7। वो अपने आप को बढ़ाने के लिए तैयार है नहीं, वो बाकी मेंबर्स को अपने अंदर ऐड करने के लिए तैयार है नहीं। तो इसलिए जिनको वो ऐड नहीं कर रही है उन्होंने क्या करा? अपने एक नया ग्रुपिंग बना लिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रिक्स। अब ये वाला लॉजिक कि G20 एग्जिस्ट करती है तो एक अलग से ग्रुपिंग की क्या जरूरत है? ये तो G7 पे भी अप्लाई होता है कि जितनी भी G7 कंट्रीज हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ G20। तो व्हाट इज द नीड ऑफ G7? उसका सिंपल सा लॉजिक क्या दिखता है? उसका लॉजिक ये दिखता है कि जो आपने पावर होल्ड कर रखी थी अब तक वो आपके हाथों से निकल रही है और आप पे वो सहन नहीं हो रहा। इसलिए कोई भी अगर कोई ग्रुपिंग बनती हुई दिखती है तो आप उसको अपोज करते हुए दिखते हैं, स्पेशली दी वेस्टर्न ऑर्डर। और ब्रिक्स का जो मोटो है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट डोमिनेटेड दिखते हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए। जो ट्रेड और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, जो ट्रेड और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेके जो डोमिनेशन है वेस्ट का, उसको कैसे काउंटर किया जाए। और इस वजह से ब्रिक्स भी आपको पिक्चर में आता हुआ दिखता है और बहुत ज्यादा विद टाइम रेलेवेंट भी होता जा रहा है, वो जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। अगर देखा जाए फंक्शन कैसे करता है जी? समिट्स होते हैं, एनुअल समिट्स होते हैं। इसमें आपको ब्रिक्स के अंदर एनुअल समिट्स होते हुए दिख जाएंगे लीडर्स के, जैसे जो अभी आपको कजान में होने वाला है अभी रशिया के अंदर, जिसमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। रेगुलर मिनिस्टीरियल मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, सच एज फाइनेंस सेक्टर के लिए, ट्रेड सेक्टर के लिए, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और जो कोहेशन है और जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। वर्किंग ग्रुप्स होते हैं एग्जैक्टली स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो एग्रीकल्चर जैसे एरिया के लिए बने हुए हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, जिससे इसमें कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सके और किसी कंट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको भी आप एक्सचेंज होता हुआ देखें। फॉर एग्जांपल जैसे हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो वी कैन सर्टेनली कंट्रीब्यूट इन द हेल्थ सेक्टर। जैसे हमको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं तो हम मेडिसिन के लिए भी, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा स्किल्ड लेबर फोर्स है, उसमें भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी ट्रेनिंग की, उनके पर्सपेक्टिव्स की, अपने एजुकेशन के ट्रांसफर कर सकते हैं विद द अदर कंट्रीज। कुछ जॉइंट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इज एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिस वाज फॉर्म्ड थ्रू फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन इन 2014 और ऑफिशियली इसकी शुरुआत आपको 2015 में देखने को मिल जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं मतलब आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि वर्ल्ड बैंक पे रिलायंस कम करके आप एनडीबी से भी पैसा उठा सकते हो अगर आपको अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कराना है। तो एनडीबी कहीं ना कहीं एक काउंटर हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट वर्ल्ड बैंक, जो इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो जनरली आपको डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के लिए लोन देता हुआ दिखता था। उस पे रिलाई करना मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड पे रिलाई करना, उसको काउंटर करने के लिए साथ में आप एनडीबी भी बनता हुआ देख लेते हो, जो 2015 से ऑफिशियली फंक्शन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज सोचती हैं कि वो अलाइन करें, जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज चल रही हैं वो इस तरीके की हों कि वो एक दूसरे के कलेक्टिव एफर्ट्स को स्ट्रेंथन कर पाएं
और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, ग्लोबल फोरम्स में एक सिंगल इंटीग्रल एस्पेक्ट प्रेजेंट कर पाए, एक इंडिविजुअल अप्रोच की जगह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे चलते हुए दिखे, जिससे, क्योंकि इंडिविजुअल या वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म नहीं कर सकते, कंट्रीज हैव टू यूनाइट, और ब्रिक्स एक उसी का इनिशिएटिव है। इसलिए हम पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं ब्रिक्स के अंदर। कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो ब्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो भी कल्चरल एक्सचेंज में कल्चरल इवेंट्स प्रमोट किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जांपल रशियन इवेंट्स इन इंडिया, चाइनीज इवेंट्स इन इंडिया। स्कॉलरशिप, एजुकेशन कोलैबोरेशन है, एजुकेशनल कोऑपरेशन है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। इन सब चीजों में भी आप कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हुए दिख जाते हो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिक्स, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज आपको देखने को मिल रही है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। जैसे जनरल पर्सपेक्टिव में आपने देखा, श्रीलंका के अंदर डेट क्राइसिस आ गया, साउथ अफ्रीका में डेट क्राइसिस चल रहा है, अर्जेंटीना में डेट क्राइसिस चल रहा है, ग्रीस में डेट क्राइसिस हुआ था, पाकिस्तान में डेट क्राइसिस हुआ। किसी ना किसी कंट्री में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता हुआ दिख ही जाता है। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको रिलाई करना पड़ता है किसके ऊपर? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे रिलाई ऑन यूरोपियन बैंक। जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे डिपेंड ऑन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसी भी तरीके से लिक्विडिटी क्राइसिस को खत्म करने के लिए। अब इस आईएमएफ की डिपेंडेंस को कम करने के लिए ब्रिक्स ने अपना एक मैकेनिज्म चालू किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये क्यों है? ये इसलिए से बनाया गया है जिससे लिक्विडिटी प्रेशर से बचा जा सके, एटलीस्ट उन कंट्रीज को जो ब्रिक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट दिखती हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2015 में अलोंग विद एनडीबी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है मेंबर कंट्रीज के लिए जहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के या बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्राइसिस आपको पिक्चर में आता हुआ दिखता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चैलेंजेस की वजह से, जैसा भी श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना में आपको होता हुआ दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज को, ब्राजील में अगर कुछ होता है, जो या बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको अगर किसी भी तरीके से लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करते हुए दिखते हैं वो, या किसी भी वजह से उन्हें लिक्विडिटी चैलेंजेस होते हैं उनके साथ, तो इस कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के थ्रू आप, या कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के थ्रू आप, ब्रिक्स उन कंट्रीज की हेल्प कर सकता है। सेकंड इज एनडीबी। जैसे मैंने आपको बताया, ये आईएमएफ को काउंटर करने के लिए है, ये वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए है। ये फोर्टेलाजा डिक्लेरेशन से बना था, ब्राजील के अंदर सबमिट हुआ था, ब्राजील, फोर्टेलाजा इन ब्राजील। तो 2014 को जो सबमिट हुआ था ब्रिक्स का, दैट वाज इन ब्राजील। उसके टाइम पे इसे साइन किया गया था ब्रिक्स समिट में कि एनडीबी बनाया जाएगा। इसके ऑपरेशन स्टार्ट आपको 2015 से होते हुए दिखते हैं। कारण क्या है? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराया जा सके। कहां कराया जा सके? इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। आसान भाषा में, जो डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है, जो ग्लोबल साउथ है, उसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास आज की डेट में एक एनडीबी का भी ऑप्शन है। बना कब? बना 2014 में फोर्टेलाजा डिक्लेरेशन के थ्रू। फंक्शन कब से हुआ? 2015 से स्टार्ट हुआ। ये सीआरएबी कहां से चल रहा है? सीआरएबी 2015 से ही फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। हेडक्वार्टर्स कहां है? हेडक्वार्टर आर इन शांघाई। देखो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं याद करने का। एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हेडक्वार्टर्स कहां है? बीजिंग के अंदर। नाम है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आप कंफ्यूज ना होने की वजह से सीधा सीधा याद रखोगे, शांघाई का शांघाई में ना होकर बीजिंग है, और शांघाई का कहां है? एनडीबी का हेडक्वार्टर आपको शांघाई में देखने को मिल जाता है। मूविंग ऑन, कुछ कंसर्न्स क्या हैं ब्रिक्स को लेके, क्या क्या दिक्कतें हैं ब्रिक्स में आज की डेट में? सबसे पहली चीज, क्वाड की फॉर्मेशन से ब्रिक्स खुश नहीं था, स्पेशली चाइना। चाइना का मानना था कि ये जो क्वाड बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड को ना हमेशा एंटी चाइनीज पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है। हमेशा जब भी हम क्वाड की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करना है। लेकिन ये समझने की कोशिश करिए, इंडिया का ये कभी भी स्टैंड नहीं रहा है। इंडिया हैज ऑलवेज सेड क्वाड इज नॉट अगेंस्ट समथिंग, क्वाड इज फॉर समथिंग, एंड दैट फॉर इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, यूएन क्लॉज को फॉलो करना, और सारी कंट्रीज को म्यूचुअल टेरिटरी, जो टेरिटरी और सोवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करना इन दैट पर्टिकुलर रीजन। क्वाड का ये मोटिव है। लेकिन चाइना क्या बोल रहा है? कि चाइना बोल रहा है कि वो रेदर देन अपने इंटरेस्ट को मीट करने के लिए वो किसी और के इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, और वो किसी कौन है? वो खुद चाइना ही है। मतलब उसके इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है, लेकिन इंडिया इस स्टैंड पे बिलीव नहीं करता है। इवेंचुअली ये भी एक प्रॉब्लम ही है हमारे साथ, ब्रिक्स एज वेल एज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के साथ एक बैलेंस अप्रोच में चलना। तो हमें कभी ना कभी वो बैलेंसिंग अप्रोच बहुत ही प्रिकेरियस पाथ चूज करके यूज करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो आज एक मेजर मेंबर है ब्रिक्स का, वो खुद डेट और एक नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस को फेस कर रहा है, तो बीओपी क्राइसिस की कगार पर है। तो ये खुद में ही एक इशू देखने को मिल रहा है। नए मेंबर्स आ चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। अब ये जो नए मेंबर्स हैं एनडीबी के अंदर, इनको किस तरीके से आप ऐड करोगे?
इसमें नए मेंबर्स आप ऐड किए जाएंगे जिससे ग्रीन फाइनेंस सेक्टर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। लेकिन किन किन मेंबर्स को ऐड करोगे, किस तरीके से आप बैलेंस कर पाओगे एनडीबी एज वेल एज वर्ल्ड बैंक एज अ कंपटीशन की तरह अगर ना देखें तो हम इसे रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं देखना चाहिए, एक एडेड एस्पेक्ट की तरह देखना चाहिए कि एनडीबी भी है और वर्ल्ड बैंक भी है। तो कहीं ना कहीं एनडीबी को rather than competing with वर्ल्ड बैंक एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई ये भी है तो आप एनडीबी के थ्रू भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन एनडीबी में जब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, उसके लिए उसमें पैसा जाना भी जरूरी है। उसके लिए किसकी तरफ देखा जाएगा? ब्रिक्स कंट्री की तरफ, जो कोर कंट्रीज हैं ब्रिक्स उनकी तरफ देखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपसे बताया साउथ अफ्रीका खुद डेट में से जूझ रहा है, चाइना और इंडिया ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रशिया इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन इंडिया की खुद की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, अगर बाकी कंट्रीज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं और चाइना ही सारा कंट्रीब्यूट कर देगा जो आज की डेट में देखने को भी मिलता है, तो अगेन अभी तक हम वेस्ट डोमिनेशन से परेशान थे और फिर हम चाइनीज डोमिनेशन से परेशान हो जाएंगे। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि एनडीबी को एक्सपेंड तो करना है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन एनडीबी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रेस्पॉन्स टू इवन द ब्रिक्स कंट्रीज, जो रशियन एग्रेशन है, जो रशियन यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 के, जो रशिया को लगा था कि भाई 10 दिन में निपटा देंगे, लेकिन वो 2.5 साल से ऊपर हो चुका है आज की डेट में और अभी भी वो वॉर आपको कंटिन्यू होती हुई दिखती है। तो उस एग्रेशन को भी ब्रिक्स कंट्री ने काफी हद तक फेवर में नहीं किया था और उसको कंडेम किया था। तो आपको देखने को मिल रहा है ब्रिक्स कंट्रीज खुद ही रशिया को कंडेम कर रही हैं। तो सेम ग्रुपिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिठा पाना अगेंस्ट द वेस्ट, वो भी एक डिफिकल्टी है, वो एक कंसर्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस एंड बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस एंड टेंशंस, जो डेमोक्रेटिक टेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये 3 ऐसी कंट्री हैं, चाइना और रशिया को फिलहाल के लिए साइड रखिए, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वेस्ट के साथ भी काफी ज्यादा अलाइनमेंट है, वेस्ट के साथ भी काफी ज्यादा कोऑपरेशन है। जब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका आपको वेस्ट के साथ इंक्लाइंड दिखती हैं, तो इस ग्रुपिंग की जो इंटेंशन है, जो कोर आइडिया है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि इसमें आपको ऐसे मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं rather than काउंटर हेजेमनी क्रिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच है अलोंग विद ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, वो ऐसा अस वर्सेस देम मेंटालिटी वाली नहीं है। वी आर फंक्शनिंग टुवर्ड्स अ कोऑपरेटिव अप्रोच कि जब ब्रिक्स राइज करेगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट अपने आप इस चीज को सीखेगा भी कि उसे डेमोक्रेटाइज होने की जरूरत है और जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करने की जरूरत है। कोविड-19 के इंपैक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि जो ब्राजील और इंडिया सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री थी, जिन्हें सबसे ज्यादा कोविड-19 का नुकसान पहुंचा, और इन्हें रैंकिंग में भी जो ग्लोबल रैंकिंग निकाली गई तो टू ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज जो थी कोविड पैंडेमिक से, वो इंडिया और ब्राजील ही थी। तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की आपको कमी देखने को मिल रही है। सॉल्यूशंस क्या है? या सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे स्ट्रेंथन करोगे? ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। आपको देखने की जरूरत है कि इंट्रा जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्री के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप टैरिफ्स को कम कर सके और बायलैटरल ट्रेड को, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड को आप बढ़ा सको। लेकिन ये इस वे फॉरवर्ड में हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो ऑफकोर्स चाइना भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें। चाइना का इंक्लूजन वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हम RCEP से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से खुद को बाहर रखते हैं। हम ऑलरेडी चाइना के साथ लगभग 120-125 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करते हैं, जिसमें से 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, चाइना ऑलरेडी हमारे बैलेंस में नहीं है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया या फिर टैरिफ कम कर दिए तो पूरी तरीके से आपको डंपिंग डाउन ऑफ चाइनीज गुड्स इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसको अगर हमें करना है तो सोच समझ के करना चाहिए, कंडीशंस अप्लाइड के साथ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वहां से हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता हो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो एक दूसरे कंट्रीज में हम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। रशिया के ईस्टर्न प्रोविंस में भारत भी LOC प्रोवाइड करता है। जो वर्खोयांग्स और व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है रशिया का, जो लेसर डेवलप्ड रीजन है रशिया का, वहां लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया भी प्रोवाइड कर रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जा रहे हैं लगभग $4 बिलियन के। रशियन इन्वेस्टमेंट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जा रहे हैं। तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो एंगेजमेंट है इसको और इंप्रूव करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए। जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ब्रिक्स का, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ब्रिक्स के अंदर उसे इंप्रूव किया जाए और साथ ही साथ एक इस तरीके के मैकेनिज्म पे पहुंचो जिससे जो एफिशिएंट और इफेक्टिव कोलैबोरेशन को सपोर्ट कर सके। गवर्नेंस मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद अमंग द कंट्रीज, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उन सबको रिमूव करना चाहिए, बेटर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना चाहिए, जिससे जो
पॉलिसीज बना रहे हो उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन भी हो सके। एनडीबी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें मेक श्योर करना है कि जो फाइनेंशियल जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड, उसमें एनडीबी एक मेजर रोल प्ले कर सके। तभी आपका जो सपना है एनडीबी को टू प्रोवाइड अ काउंटर हेजेमनी टू वर्ल्ड बैंक, वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज आपको ब्रिक्स को एज अ कंपटीशन ना देख के, मैं वैसे बोल रहा हूं एज एन ऑल्टरनेटिव ना देख के, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि वो भी है ये भी है, और जिससे जब थोड़ी सी डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक पे कम होती हुई दिखेगी और एनडीबी बेटर फंक्शन करता हुआ दिखेगा, तो इट विल बिकम ऑब्वियस फॉर वर्ल्ड बैंक, इट विल बिकम नेसेसरी फॉर वर्ल्ड बैंक टू डेमोक्रेटाइज इटसेल्फ, जिससे बाकी कंट्रीज का भी से वहां बढ़ता हुआ दिखे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को एड्रेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स के अंदर इंडिया भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की जरूरत है कि जो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, जैसे सब मिलकर काउंटर टेररिज्म जैसी चीजों को, ग्लोबल सिक्योरिटी जैसी चीजों को साथ मिलकर टैकल कर पाए। कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रमोट करने चाहिए, जैसे हमने बोला कल्चरल एक्सचेंजेस प्रमोट करोगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करोगे, यूथ कोलैबोरेशंस, जिससे आपको पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, तो शायद जो ओवरऑल जो रिलेशंस है बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज वो भी आपको इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। जॉइंट इवेंट्स कंडक्ट कराने की जरूरत है, लाइक फोरम्स, लाइक फेस्टिवल्स, लाइक एकेडमिक एक्सचेंजेस प्रोग्राम, जिससे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को आप और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। आगे देखते हैं, इसके अलावा इंडिया और ब्रिक्स की बात की जाती है, तो ब्रिक्स इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यार देखो, सबसे पहली चीज साउथ साउथ कोऑपरेशन। सबसे पहले इंडिया ब्रिक्स को यूज कर सकता है अपने साउथ के साउथ कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए, चाहे वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो। आपको पता है इंडिया इज टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ। आज के डेट में भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है, और ब्रिक्स कंट्रीज जनरली डेवलपिंग कंट्रीज के साथ डील कर रही हैं। तो ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मौका है, जहां इंडिया अपने पर्सपेक्टिव को, अपना जो कोऑपरेशन है बिटवीन द ग्लोबल साउथ, उसको और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पिलर देखा जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज, जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज द वेस्टर्न वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज जो आपको राइज करता हुआ दिखता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो ब्रिक्स एक की प्लेयर देखने को मिलता है जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर को राइज करता हुआ दिखेगा, जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर में राइज करता हुआ दिखेगा और जो उसका सेंटर बनेगा। तो इंडिया को हमेशा ब्रिक्स के साथ एंगेज करके रहना है, क्योंकि न्यू ग्लोबल ऑर्डर के आप वन ऑफ द मेजर लीडर हो और एक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट हो जो ग्लोबल ग्रोथ को पुश करने में हेल्प करता है। क्यों बोले मैंने ये बात? पिछले साल अगर 100 रुपए, मतलब इंडिया को ये बोला जाता है कि पिछले साल अगर 100 रुपए बढ़े हैं ना ग्लोबल इकोनॉमी में, तो 17 रुपए उसमें से इंडिया की वजह से बढ़े हैं। मतलब 17% ऑफ द टोटल ग्लोबल ग्रोथ इज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इंडिया आज की डेट में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू ग्लोबल ऑर्डर के लिए, और ब्रिक्स का यूज करके वो अपनी रेलेवेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। डिलेमा क्या है यार? हम एक बैलेंसिंग अप्रोच वाले लोग हैं, मल्टी अलाइनमेंट वाले लोग हैं, इशू बेस्ड अलाइनमेंट वाले लोग हैं, तो हम वेस्ट के भी साथ हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी हैं। तो हम डिलेमा में रहते हैं, उनको बैलेंस करना, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना काफी बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिया को कि वो ग्लोबल इश्यूज पे एंगेज कर पाए, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला पर्सपेक्टिव है। तो ब्रिक्स इन सारी चीजों की वजह से आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है और इंडिया के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट में भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जिनको न्यू एनडीबी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ आप एक 3 बिलियन लोगों का जो टोटल पॉपुलेशन है ब्रिक्स की, दैट इज अराउंड 3 बिलियन। तो अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आपको लगभग 1.45 बिलियन आप खुद हो, आपसे डबल पॉपुलेशन का मार्केट आपको अवेल हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, आपके लोगों को मौका मिल रहा है उन कंट्रीज में काम करने का। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको ब्रिक्स से आते हुए दिखते हैं। एनडीबी आपके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगने की जरूरत आपको अब और नहीं है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि चाहे वो यूएन है, चाहे वो आईएमएफ है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल रियलिटी को शोकेस करना पड़ेगा। और जब ब्रिक्स का राइज होगा तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक मोरल सुएशन, एक मोरल प्रेशर जाएगा कि उन्हें जरूरत है बदलने की, अदरवाइज पीपल दे विल लूज देयर रेलेवेंस, राइट। तो इस वजह से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए भी ब्रिक्स एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप की पर्सपेक्टिव है उसके लिए भी पुश देने के लिए हम ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा जो सबसे बड़ा अपोजिशन है हमारी परमानेंट मेंबरशिप के लिए, दैट इज चाइना, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने आपसे ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करी कॉज ऑफ द अपकमिंग ब्रिक्स समिट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स एमसीक्यू, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज
BRICS is an acronym for the group of 5 major emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Of course, this is the first statement. काफी सिंपल स्टेटमेंट है, कैसे आपको पता ही होगा. The NDB was established to support infrastructure projects exclusively in developed countries. Of course, आपको पता है यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनकी वजह से ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट जो है गलत होता हुआ दिखता है या फिर सही होता हुआ दिखता है. आपको पहचानना है सही है या गलत है. Third statement is the BRICS group has been instrumental in promoting South-South cooperation among its members. ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है. द A 1 only, C B is 1 and 2 only, C is 1 and 3 only, and D is 1 2 3. तो प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. हमारे साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे.